नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, जिस तरह का जनसैलाब वर्षों बाद, दशकों बाद रविवार को पटना के गांधी मैदान में दिखाई दिया, वो ऐतिहासिक गांधी मैदान जो तमाम कोशिशों के बावजूद उस तरह की रैली और उस मैदान का भर जाना आसान काम नहीं है। हालांकि इसके लिए तेजस्वी यादव ने दिन रात एक करके पूरे बिहार को मथ डाला। रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा। माने आलम ये रहा कि रात को 2 बजे भी, 2:30 बजे भी वो जिस इलाके में पहुंचे, उस इलाके में लोग उनको स्वागत करते हुए मिले और हर तरफ हाथ हिला करके उन्होंने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, पटना जरूर आइएगा। जहां तक लोग बता रहे हैं कि इस तरह का गांधी मैदान में जो कल जनसैलाब दिखा, वो इससे पहले कांग्रेस हटाओ नारे के साथ, संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ, लोकनायक जयप्रकाश जी के बुलावे पर, आह्वान पर कभी पूरा बिहार इस तरह से उमड़ा था। तभी तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सभी ने, सीताराम येचुरी, सभी ने इसकी बहुत मुक्त कंठ से सराहना की और राहुल गांधी जी ने यहां तक कह डाला कि बिहार के इसी मैदान से परिवर्तन की दिशा दिखाई जाती है, बिहार ही परिवर्तन की अलख जगाता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है अमृत कुमार जी को, जिनके लाल झंडे एक बार फिर से रविवार को पटना के गांधी मैदान में लहराए थे। तो चलते हैं अमृत कुमार जी के साथ। जी, देखा देखी किसानों और मजदूरों के बच्चे भी, तब तक गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन खोल दिया था कि कर्ज लो और पढ़ाई करो, तो उसमें भी शामिल हुए। हालांकि कर्ज उन्हीं लोगों को मिल पाया जो जहां से दिखता था कि वापसी हो जाएगी, बैंक तो ये देखता ही है। या अच्छे संस्थानों में एडमिशन अगर मिल गया तो कर्ज आसानी से मिलता रहा। लेकिन आपको मालूम होगा कि खड़गपुर आईआईटी से, जो आईआईएम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है प्रबंधन की, उनसे या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो इंजीनियरिंग या मेडिकल का या प्रबंधन की पढ़ाइयाँ होती हैं, उनसे जो बच्चे निकले, उनकी आज गति क्या है? गार्जियन सोच रहा है कि जितना पैसा हमने इसके पढ़ाई में लगाया उतना भी नहीं कमा पा रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन कल जिस तरह से लालू जी ने 1990 का जिक्र किया और वो सामाजिक न्याय की जो बात की, उसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, इस सामाजिक न्याय की बात भी उठाने वाले लेफ्ट ही, जो हम जाति में विश्वास नहीं करते,
हम नहीं चाहते कि जातिवादी समाज बने, लेकिन जाति गणना की बात भी हम ही उठाएं और पूरे देश में आंदोलन हुआ। इस बात को, चूंकि लालू पुराने समाजवादी हैं और लेफ्ट के काफी नजदीक रहे हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव लेफ्ट के कंधे पे चढ़ के सत्ता पे सवार हुए, अच्छा, अन्यथा नहीं हो पाते। लेकिन वो सिर्फ केवल मंडल आयोग उनको वहां तक नहीं ले जाता। वैसे ही जो 90 में स्थिति थी, जी, हालांकि जो 90 में स्थिति थी, सोवियत संघ का विघटन और दुनिया के सरकारों का लोक कल्याणकारी योजनाओं से हाथ खींचना, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे XYZ जो जनता के जी जी रोजमर्रा की बात, जी, और वही दौर है कि हिंदू मुसलमान डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति में RSS की पहल निश्चित रूप से उस आर्थिक नीति का विरोध हुआ होता, यही फोर्सेज करते और हम उनकी अगुवाई करते या उनके पीछे खड़े रहते, लेकिन वो हो नहीं पाया। नतीजा आज सारे ढांचे पैरालाइज हैं, रोजगार सृजन हो ही नहीं रहा है। कोई ऐसा प्लान बना ही नहीं कि, आपको याद होगा पहले पंचवर्षीय योजना बनती थी। हाँ, एक पंचवर्षीय योजना में आधारशिला रखी जाती थी, दूसरे पंचवर्षीय योजना में कोशिश होती थी कि ये जो आधारशिला रखी गई है वो पूरी हो जाए, बिल्कुल, और उसमें बड़े रोजगार सृजन होते थे। आज कोई रोजगार सृजन नहीं हुआ जब से ही नई आर्थिक नीति आई, और इसी से उदासीन लोग, निराश लोग, जब अच्छे दिन के वादे आए, 2 करोड़ नौकरी की बात आई, बहुत हुआ अत्याचार की बात हुई, तमाम बातें हुई, नारे आए, बड़े स्लोगन आए, उस स्लोगन के साथ हिंदुस्तान का नौजवान जुड़ गया कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन यह नहीं देख रहा था कि जिसके बल पे अच्छे दिन आने वाले हैं, ये राजनीतिक दल का नुमाइंदा या नेता बोल रहा है या राजनीतिक दल बोल रहा है, उसके कुछ ही पहले ऐलान भारत सरकार का अरबों रुपया चपत लगा के और भाग खड़ा हुआ कि हम बिजली का निर्माण नहीं करेंगे। छोटी छोटी घटनाएं शहरों में हुई, नगर निगम के वो कूड़ा निस्तारण का काम, कुछ कंपनियां आई जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो जो है कूड़ा निस्तारण तक का काम नहीं कर पाई और हमारे पैसे फंसा के, यही नहीं हमारी सरकारों से जुर्माना वसूल करके गई। जी, आज वही सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियां, NTPC हो या इस तरह की और कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर की हैं, उनके सुपरविजन में कूड़ा उठाने का काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक कह रहे हैं। यानी कुछ भी आप छोड़ देंगे प्राइवेट सेक्टर पर तो वह धाराशायी हो जाएगा। अच्छा, इन्हीं सोच के साथ जैसा कि आप बता रहे हैं, एक बुद्धिजीवियों के बीच में भी एक चर्चा है, राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में भी एक चर्चा है कि आजादी के बाद पंडित नेहरू की जो अप्रोच थी वो समाजवादी होते हुए भी
उससे कहीं ज्यादा प्रभावित दिखाई देती थी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ। और आज भी जब राहुल गांधी जिन मुद्दों के साथ भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं, उसमें भी वो एक लेफ्टिस्टिक अप्रोच दिखाई देता है। अब थोड़ा सा आपको नेहरू जी के बारे में समझना होगा। वो दौर ही था कि पूरी दुनिया प्रभावित थी सोवियत संघ की। के नेता बाद में हुए वो किसानों के नेता रहे, मजदूरों के नेता रहे, और स्वाभाविक तौर पर वो भी प्रभावित रहे सोवियत संघ से, क्योंकि वो एक बैलेंसिंग पावर लगातार बन रहा था। और उस बैलेंसिंग पावर ने हमारे देश में नेहरू जी की समझ, दूरदृष्टि देख के खूब, जिसको कहा जाता है कि अथाह मदद की। हमारे जितने नवरत्न खड़े हैं सोवियत संघ के सहयोग से खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय तो कुछ था ही नहीं। और नेहरू जी में एक गुण था कि वो किसी देश जाते थे तो वह देखते थे कि ये यहां हो सकता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ के विशेषज्ञों को बुलाते थे और कहते थे कि प्लान बनाओ, ये क्यों नहीं हो सकता हमारे यहाँ, मैं ये चीज देख के आया हूं। आप हम सचमुच में एकदम खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोगों में से थे। और उस समय दुनिया का बैठक, दुनिया की गोष्ठी जो है भारत में आयोजित हो गई, दुनिया के इश्यू पर। तो आपको याद होगा कि उन्होंने एक होटल का निर्माण कराया दिल्ली, जिसमें वो बैठक हुई। उस होटल का नाम जनपथ। और हालांकि दान से सरकार के पास कुछ नहीं था, लेकिन राजे रजवाड़े जमींदार से भी उनका अप्रोच बड़ा अच्छा था। उन्होंने जिनसे कहा उन्होंने मना नहीं किया, खूब खुल के धन दिया, बन गया। बिजली का कारखाना, पैदा करने का कारखाना जापान, सोवियत आदि देशों का दौरा करते हुए देखा उन्होंने, तो कहा कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, हमारे यहाँ तो इतना पानी है। और उस पर वो कटिबद्ध हो जाते थे कि नहीं ये होगा। हाँ। उसका नतीजा ये होता था कि देश की अचल संपत्ति बढ़ती थी और रोजगार सृजन होता था। तो गरीब किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी के बच्चे सब अफसर तो नहीं होते थे, लेकिन चपरासी तक की नियुक्ति होती थी, जिसमें उनकी भागीदारी होती थी और देश विकास हमारा कर रहा था। आज वो चीजें 90 के बाद से ही स्थगित जैसी हो गई और उसी आर्थिक नीति को भाजपा ने जो है बड़ी तेजी से अपनाया और जो बुलेट ट्रेन की बात होती है वो बुलेट ट्रेन चलाया और चारों काने चित। इनके पास क्या है? आर्थिक नीति। तो वैकल्पिक आर्थिक नीति कहाँ है? नहीं। उसी आर्थिक नीति पर जी। एक विषय से हट के मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक समय आया यूपीए 2 की गवर्नमेंट जब आई तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि भाई आप तो लंगड़ी सरकार हैं, कहाँ आप पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता बहुत। तो उसके दूसरे ही दिन
हमारे विपक्ष के बड़े नेता आडवाणी उस समय पहुंच के उनसे कहते हैं कि हम लोग तो हैं ही। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी ट्रैक से उतर चुकी थी और कांग्रेस ट्रैक से उतरने का नतीजा था भाजपा का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो रहा था। अच्छा। और उस मार्ग प्रशस्ति के दौरान जो है कारपोरेट घरानों ने देखा कि ये तो भले भाजपा में ही हैं लेकिन पॉलिटिकल लोग हैं ये आडवाणी XYZ। वो कारपोरेट घरानों ने मोदी का नाम प्रपोज किया और कहा कि अगर हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तब तो हम पैसे खर्च करेंगे और नहीं तो एक पाई नहीं खर्च करेंगे। ठीक बात है। और मजबूरी में मोदी एक चेहरा, भाजपा का चेहरा वहीं से जी हटता है और मोदी का चेहरा आ जाता है। अब उस करिश्माई जो प्रचार हुआ, करिश्माई चेहरा नहीं है, करिश्माई चेहरा अगर किसी का था तो नेहरू का था, करिश्माई चेहरा था तो इंदिरा गांधी का था, लेकिन वो मोदी के लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन मोदी करिश्माई चेहरा साबित हुए। आज वो चेहरा जो है विकृत हो गया है। नहीं, मैं कांग्रेस और लेफ्ट की वैचारिकी पर बात कर रहा हूं। उनका जो तालमेल बैठ रहा है बहुत कुछ राहुल गांधी और खास तौर पर राहुल गांधी को लेकर के। और एक सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस की उपज स्वतंत्रता आंदोलन से, हाँ, उनके विरासत स्वतंत्रता आंदोलन से है, इसलिए हमारे तालमेल बैठते। कई मुद्दों पर हम अनबन है हमारी, ठीक है, और वो रहेगी भी जी। लेकिन कांग्रेस जो भी नीति बनाती रही वो 90 के बाद की कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन कांग्रेस जो भी नीति बनाती रही वो ये देखती रही कि दुनिया तो पूंजीपतियों का है ही है, भारत भी है, लेकिन हम ऐसी नीति बनाएं कि अगर 90% पैसा फ्लो हो रहा हो कारपोरेट घरानों की ओर, तो 10% जो है आम जन की ओर जाए, छोटे व्यापारियों की ओर जाए, किसानों की ओर जाए, मजदूरों की ओर जाए। और उससे क्या होता है कि मार्केट का चढ़ाव बना रहता है। जी। जब आम आदमी के पास पैसा होगा तो मार्केट का चढ़ाव बना रहेगा। कोई पूंजीपति के पास एक जगह पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो वो अपनी जरूरत की चीज खरीदने जाएगा तो एक ही आदमी खरीदने जाएगा, हाँ हाँ, 100 आदमी नहीं जाएंगे, तो मार्केट बैठ जाएगा। तो मार्केट भी बना रहता था। इसलिए या दूसरे तरह से हम एक और कारण है, हमको याद है 2003 में 4 के बाद मजदूरों का आंदोलन हुआ। 10 लाख मजदूर इकट्ठा हुए दिल्ली में। तुरंत मनमोहन सिंह सारे कार्यक्रम रद्द करके पहले मजदूरों के नेताओं से मिले। वो प्रदर्शन हो रहा है, उसी बीच खबर आई कि प्रधानमंत्री खुद मिलना चाहते हैं। लोग गए मिलने और एक बात आई टेबल पर कि हम इसके लिए एक समिति बनाते हैं, ये करते हैं। आज वो आप देख रहे हैं क्या? आज तो 12 महीना पहले किसानों ने आंदोलन किया, फिर आंदोलन कर रहे हैं और अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। अब की बात तो उनकी कोई बात ही नहीं सुनी जा रही है। हाँ? तो जब भी हक की बात की जाएगी, सामाजिक न्याय की बात की जाएगी, तो वो लेफ्ट समझ में आने लगेगा। अब राहुल गांधी को आप कह सकते हैं कि वो प्रभावित हैं लेफ्ट से या लेफ्ट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपनी हक की लड़ाई लड़िएगा तो आप भी लेफ्ट
कल की रैली को किस रूप में लेते हैं आप? हम कल की रैली को इस रूप में लेते हैं कि एक तो सबको मालूम है कि महागठबंधन सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और सरकार बदलने के बाद वो विपक्ष में आ गई है। लोकसभा का चुनाव होना है जी। और जिनके साथी वामपंथी हो वो मैदान में पीछे हटता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वामपंथियों या तो वामपंथी टारगेट पे हैं सरकार के, और वामपंथियों के टारगेट में सरकार है। इस बीच के जो लोग हैं वो अपनी अपनी सत्ता की राजनीति में शामिल हैं, लेकिन एक सत्ता के लिए और सत्ता के लिए नहीं भी राजनीति करने वाले लेफ्टिस्ट हैं, जो आप चर्चा कर रहे हैं कि बड़ा लाल लाल दिखाई दिया झंडा वहां। यह पूरा देश लाल रंग में रंगेगा। कल महागठबंधन पटना की रैली प्रस्थान बिंदु है जी। आगे वो जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि इसके तेवर और तल्ख होते जाएंगे। हाँ, तभी तो कल अखिलेश ने भी कहा कि 120 का नारा उन्होंने दिया, 120 हराओ। तो हिंदी बेल्ट मतलब 80 उत्तर प्रदेश और 40 बिहार, उन्होंने 120 का नारा दिया। और राहुल गांधी ने कहा कि यहां से ही हमेशा परिवर्तन की लहर चलती है और ये पूरे देश में जाएगी, निश्चित ही जाएगी। और आप भाजपा का अगर ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन भी देखिए, जो आरएसएस कहा जाता है, या इनकी सीटें भी देखिए, तो मैं छोड़ देता हूं यूपी बिहार, हिंदी बेल्ट में ही है। और जगह इनको जो है किसी न किसी के साथ साठ गांठ करना पड़ा है, गठबंधन बनाना पड़ा है। जिसको आतंकवादी कहते रहे उसके साथ गठबंधन कर लिए, जिसको चोर कहते रहे उसके साथ गठबंधन कर लिए, जिसको एकदम कहे कि बेकार है ये तो पलटू वो तो इनकी वॉशिंग मशीन में सब साफ हो जाता है। अब वॉशिंग मशीन नहीं, अब तो अच्छा लग रहा है। ये हम कल बिहार ही से ये आवाज सुने हैं कि अब डस्टबिन है। अब वॉशिंग मशीन भी नहीं रह गई, क्योंकि अब बिल्कुल सन्निकट है चुनाव जी। अब साफ करके निकालोगे तब तक तो है ना जी, जी, तो बिल्कुल सन्निकट है चुनाव, और परिवर्तन की बयार बह रही है समाज में। राहुल गांधी जो तूफान की संज्ञा दे गए। नहीं, हम बयार ही की बात करेंगे, क्योंकि बयार बह रही है। अब इस बयार को किस तरफ हम समेट पाते हैं, कितना समेट पाते हैं। और कल की रैली देखने के बाद हमको ये पूरा विश्वास हो गया है कि यह बयार दिल्ली की सत्ता को आंधी बनके, जो राहुल जी ने कहा तूफान बनके वो उड़ा देगी। यह निश्चित हो गया है। अगर कोई बहुत बड़ी बेईमानी, बहुत बड़ी हेराफेरी, क्योंकि आपको मालूम है कि सारी संस्थाएं जो हैं पैरालाइज्ड हैं, नहीं हुई, तो यह इनका सत्ता में आना अब मुश्किल हो गया है। इस बात को ये समझ भी रहे हैं, तभी 3 तिकड़म लगा रहे हैं। किसी को ईडी लगाते हैं, किसी को सीबीआई लगाते हैं। अखिलेश को के पीछे सीबीआई लगा है। उसका जवाब उन्होंने दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि तो चुनाव आ गया है तो नोटिस तो आएगा ही। हालांकि मैं कहूंगा कि पूरे वर्ष अखिलेश मौन साधे रहे, राजनीतिक बयानबाजी जरूर करते रहे, लेकिन अब इनके भी अस्तित्व की लड़ाई जब खड़ी हो गई, समाजवादी पार्टी भी जब खतरे में पड़ने लगी,
तब लगा कि नहीं, मैदान में आना ही पड़ेगा, और आने का नतीजा आप देख रहे हैं। लेकिन अब ये तो मैदान में लोग उतर गए जी। अब बिल्कुल पास खड़ा है लड़ाई का मैदान जो है, वहां से तीर कमान और जो है हथियार एक दूसरे के निकलेंगे और युद्ध होगा। तो युद्ध के मैदान में हम खड़े। मतलब आपको लगता है कि पटना के गांधी मैदान की रैली ने जो संदेश दिया है, वो संदेश कितना पुख्ता है? वो किस तरह से वोट कन्वर्जन की स्थिति भी कहीं से दिखाई दे रही है उस लिहाज से? हाँ, जो दे रही है। असल में हमारे भारत में, खासकर उत्तर भारत में एक टेंडेंसी है, किसका हवा है, हाँ, वोट गड्ढे में ना डालो, ये बड़ी खतरनाक है। हाँ, हाँ। तो ऐसे में वोट गड्ढे में ना डालो वाली बात जो है पर विराम लग गई। हवा तो है महागठबंधन का, ये तो समझ में आ गया। अब हम कहते हैं कि हमारे बूथ पर हमारे एजेंट नहीं होंगे, हमारे लोग नहीं होंगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव जो है एक एजेंडे पे होता है, एक जो जिसका जो है हवा बनती है उसकी तरफ लोग झुकते हैं। वोट तो नागरिक को देना है ना, किसी राजनीतिक दल को तो वोट देना नहीं है। तो वो वोट पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गांव गिराव में भी जाते रहते हैं, बड़ी निराशा है लोगों की। अगर सुबह खाने को मिल गया तो शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, जबकि गारंटी प्रूफ सरकार है हमारे पास। 200 माने रोजगार के मुद्दे हाँ, पर हाँ, गारंटी हाँ, है, 15 लाख के मुद्दे पर गारंटी है, सब पर गारंटी है। गारंटी प्रूफ, एक ही शब्द में गारंटी प्रूफ सरकार है। और गारंटी प्रूफ सरकार के समय में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, जो आजादी के बाद इस तरह से नहीं बढ़ी। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो ये तो सुरसा की तरफ विकराल होता जा रहा है। अगर हम नहीं चेते तो जिस हक और हकूक की लड़ाई जिस संविधान के तहत हम करते हैं, आने वाले समय में वो भी नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात रही आपने, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत तरीके से कल की रैली को समझाया, और आपने जो कहा राहुल गांधी के तूफान शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो आपने बताया कि ये रैली वो दिखा चुकी है या दिखा रही है कि इस बार तूफान है, उस तूफान में, इंडिया के तूफान में दिल्ली की सत्ता उजड़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए, हमसे बातचीत के लिए आपने समय निकाला, बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दर्शकों, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आप तक इस तरह की चीजों को लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस थोड़ी सी हमारी मदद करते रहिए। आप अपने वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।